हेलो दोस्तों, आज से हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य विषय को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझेंगे, उसके बाद हम हिंदी साहित्य का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 है, जो कि आपके 200 नंबर के होंगे और इसकी अवधि 1 घंटा है। हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जो विषय से संबंधित है, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और ये 600 नंबर का है। अगर समय की बात करें तो ये 3 घंटे का होने वाला है। तो टोटल मिलाकर आपका 800 नंबर का ये पेपर है, दोनों पेपरों को मिला के। और 100 नंबर का क्या है, आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है। अब हम बात करें हिंदी के पाठ्यक्रम की, तो इसे 10 इकाइयों में विभक्त किया गया है, जिसमें हम सर्वप्रथम इकाई 1 को देखेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप को दर्शाया गया है, जिनमें हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों को देखेंगे। इसके बाद हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं व उनकी बोलियां, जिसके अंतर्गत अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, इसके साथ ही सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की हिंदी साहित्य में क्या भूमिका रही, उस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की वास्तविक पृष्ठभूमि पर क्या योगदान रहा, उस विषय में इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अब हम बात करें इकाई 2 की, तो इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विविध रूप, यानी कि जो ये इकाई 2 है, ये हिंदी भाषा विज्ञान से ली गई है। इसके अंतर्गत हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हिंदी भाषा के विविध रूप, इसके अंतर्गत संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अगले बिंदु पर चलते हैं, जिसमें हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर में हिंदी का क्या प्रयोग है, उसके विषय में जानेंगे। अब बात करते हैं हम इकाई 3 की, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। इसमें हिंदी साहित्य का भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या स्थान रहा है, वो देखेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार क्या थे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और नामकरण की प्रमुख समस्याएं क्या क्या थीं, उनके विषय में जानेंगे। आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य प्रमुख प्रवृत्तियां और उनके जो प्रमुख कवि रहे हैं, उनके विषय में जानेंगे। अगली जो हमारी इकाई स्टार्ट होती है, वो हिंदी कविता से संबंधित है। तो इकाई 4 के अंतर्गत हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य क्या था, उस विषय में चर्चा करते हैं। इसमें जो हमारा पहला बिंदु है, भक्ति काल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी, उस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, जिसके अंतर्गत निर्गुण धारा, इसमें हम ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी को देखेंगे। इसके बाद सगुण धारा, जिसमें हम राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले बिंदु पर चलते हैं, संत काव्य परंपरा। इसके अंतर्गत संत काव्य परंपरा की क्या वैचारिक पृष्ठभूमि थी, सामाजिक अवदान, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि,
जिसके अंतर्गत कबीर, दादू एवं नानक का समाज दर्शन, भक्ति भावना, रहस्य भावना और उनकी क्या उपयोगिता हिंदी साहित्य में थी, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं, सूफी साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा व उनके प्रमुख कवि जैसे जायसी, कुतुबन एवं मंजन के बारे में जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं सगुण काव्य परंपरा की। इसके अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हिंदी का राम काव्य, तुलसी की भक्ति भावना, समन्वय भावना, तुलसी की राम राज्य की परिकल्पना, तुलसी साहित्य की सामाजिक उपादेयता, तुलसी की लोकमंगल दृष्टि कोण के विषय में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति धारा। तो इसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के जो मूल विशेषताएं हैं और उनके जो कवि रहे हैं, जो परंपरा रही है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सूरदास को देखेंगे, जिसमें उनकी भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन आदि का विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद कृष्ण भक्ति धारा के जो विभिन्न संप्रदाय रहे हैं, जिसमें निब्राक संप्रदाय, राधा वल्लभ, हरिदासी संप्रदाय और पुष्टि मार्ग, इस विषय में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं रचनाओं की। तो इसमें हम कवि ग्रंथावली को पढ़ेंगे, जिसके संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अगर साखी की बात करें तो साखी में हम पद संख्या 160 से लेकर 210 तक के पदों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जायसी ग्रंथावली की, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल रहे। ठीक है। इसके बाद जिसमें हम नागमती वियोग वर्णन की व्याख्या करेंगे। अब हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में बालखंड का, जिसके अंतर्गत हम गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्ति में कविता की वंदना और नाम महिमा की चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम अयोध्या कांड पे। तो अयोध्या कांड के अंतर्गत हम श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई आदि दृश्यों का वर्णन करेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अरण्य कांड पे, जिसके अंतर्गत सबरी पर कृपा, नवदा भक्ति उपदेश के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं किष्किंधा कांड, जिसके अंतर्गत वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु वर्णन आदि को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं सुंदर कांड पर, जिसमें विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना आदि देखेंगे। लंका कांड के अंतर्गत हम देखते हैं सुवेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय का जो संवाद रहा है, उसका वर्णन लंका कांड में किया गया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। आगे चलते हैं उत्तरकांड पे। इसके अंतर्गत राम राज्य वर्णन, गरुड़ जी के 7 प्रश्न और भजन महिमा को देखेंगे। अब हम चलते हैं सूरदास पे। तो इसमें भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, इसमें हम पद संख्या को देखें तो 20 से लेकर 70 तक के पदों को पढ़ेंगे। निम्न बिंदु दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल का मुक्तव एवं प्रबंध काव्य, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे और इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारे जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो हैं हमारे केशव, चिंतामणि, पद्माकर और सेनापति। हम बात करते हैं रीति सिद्ध की। तो रीति सिद्ध काव्य धारा की हम प्रवृत्तियाँ देखेंगे। उसके बाद हम जो इसके मूलभूत या कहें प्रमुख कवि रहे हैं, बिहारी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों और उनके जो प्रमुख कवि रहे उनके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि भूषण को पढ़ेंगे। अब हम बात करें रचनाओं की। तो रचनाओं में हम केशव की रामचंद्रिका को पढ़ेंगे, जिसमें हम अंगद रावण संवाद को देखेंगे। इसके बाद बिहारी को देखें तो बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, तो जिसके संपादक कौन रहे थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें अगर हम दोहे पढ़ें तो उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें 1, 11, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 38 से लेकर 60 तक के दोहे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं घनानंद कवित्त, जिसमें हम प्रारंभिक 25 पदों को पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं हम भूषण ग्रंथावली, जिसमें भी हम कितने पद पढ़ेंगे,
शुरू के 25 पद। अब हम बात करते हैं इकाई 6 की, जो किससे संबंधित है, हमारे आधुनिक काल से, यानी कि आधुनिक काल की कविताओं से। तो इसका शीर्षक भी क्या है हमारा, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसमें हम आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, भारतीय जागरण, भारतीय हिंदू युग की प्रमुख विशेषताओं, उनके कवि और वह उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने द्विवेदी युग पे। इस पे भी हम क्या है, द्विवेदी युग की जो क्या क्या विशेषताएं रहीं और जो उनके द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि रहे उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम उनके साहित्य को भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं छायावाद की। तो छायावाद का जन्म कैसे हुआ, उसका नामकरण, ठीक है, और उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके विषय में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम छायावाद की विशेषताओं और उसके जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा एवं प्रवृत्तियां प्रमुख कवि, यानी कि जो राष्ट्रीय कवि काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं जिनमें देश प्रेम देखने को अधिक मिलता है, उन कवियों के विषय में यहाँ बताया गया है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं प्रगतिवाद की। तो प्रगतिवाद का उदय कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, उनकी व्याख्या हम यहाँ करेंगे। साथ ही प्रगतिवाद के लक्षण या कहें विशेषताएं क्या क्या हैं वो हम यहाँ देखेंगे। उसके साथ ही हम इसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करें प्रयोगवाद की। तो प्रयोगवाद में भी हम क्या देखेंगे कि उसका जो प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ठीक है, और प्रयोगवाद के जनक कौन हैं। इसके साथ ही जो तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं, जो तार सप्तक है उसके प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नई कविता, समकालीन कविता की विशेषताएं और उनकी कवि व साहित्यिक रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम रचनाओं में देखें कि हमें कौन कौन सी रचनाएं हैं जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से पढ़नी है, तो उसमें मैथिशरण गुप्त का भारत भारती से अतीत खंड और साकेत का नवम सर्ग हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का कामायनी से चिंता, श्रद्धा एवं एड़ा सर्ग को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार आदि कविताएं देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। तो इनकी हमें परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, जिसे हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। हम बात करते हैं अज्ञे जी की। तो अज्ञे जी के हम असाध्य वीणा, नदी के दीप आदि कविताओं को पढ़ेंगे। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी हम फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो कि क्या है कविता संग्रह है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दुष्यंत कुमार, साय में धूप, जो क्या है गजल संग्रह है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद कुंवर नारायण की आत्मजयी, जो इनकी जो आत्मजयी रचना है जिसके कारण ही कुंवर नारायण जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो इस रचना को भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे अंतिम कवि जो हैं नागार्जुन, उनकी रचनाओं के बारे में, जिसमें हम बादलों को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद कालिदास सच सच बतलाना आदि कविताएं पढ़ेंगे। तो जो हमारी ये यूनिट 6 थी उसमें हम क्या है हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल की जो कविताएं रही हैं, जो कवि रहे हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यानी कि इसमें गद्य को पढ़ा जाएगा। जो हमारा इकाई 6 थी उसमें हमने काव्य को पढ़ा। अब हमारी इकाई 7 में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के गद्य को। तो इसका क्या शीर्षक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ और उसके विकास के क्या क्या चरण रहे। इसके बाद हम भारत हिंदू युग की जो विशेषताएं थी या उनके कहें जनक, ठीक है, उनको जानेंगे। उसके बाद प्रमुख रचनाकार है। इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य विकास में क्या योगदान रहा, ठीक है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी गद्य साहित्य एवं स्वतंत्रता पश्चात हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी विधाएं थी जो हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं, और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी नई नई विधाओं ने जन्म लिया और उनके विकास के चरण क्या रहे, उस विषय में हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी उपन्यास का उद्भव, कि हिंदी साहित्य में उपन्यास का उद्भव या उत्पत्ति कैसी हुई और इसका विकास कैसे होता गया। ठीक है, तो अगर हम देखें पाठ्यक्रम की दृष्टि से, तो जो हमारे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो हमारे इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो पहला तो है हमारा गोदान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके जो रचयिता हैं वह मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद हम देखेंगे मानस का हंस, जिसके रचनाकार कौन है, हमारे अमृतलाल नागर। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये उपन्यास। अब हम बात करते हैं त्यागपत्र की, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अंतिम उपन्यास है, जिसके जो रचनाकार हैं वो हैं जैनेन्द्र। तो हम इन सभी जितने भी उपन्यास दिए गए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं अपना हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो इसमें क्या है कि हिंदी कहानी का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, और कैसे कैसे इसने अपनी एक चरम को प्राप्त किया, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कौन कौन सी कहानियां हैं जो हमें पढ़नी है, तो उसमें हमारी एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोसी का घटवार, गदल, ये सभी जो कहानियां हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, इन्हें देखेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी निबंध की। तो हिंदी निबंध में कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं, तो पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ हमारा निबंध, आचरण की सभ्यता, मेरी असफलताएं, करुणा, देवदारू, एक लंबी कथा का अंत, मेरा राम मुकुट भीग रहा। तो हम जो उपन्यास जो निबंध लगे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम क्या है, ललित निबंध क्या है, नाटक और आलोचना का क्या स्वरूप रहा है, उद्भव एवं उसका जो नाटक और आलोचना की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इनका विकास हुआ, और कौन कौन से जो निबंधकार रहे थे, ठीक है, और कौन कौन जो महत्वपूर्ण नाटककार रहे, या कहो कि महत्वपूर्ण जो कौन कौन आलोचक रहे थे हिंदी साहित्य में, तो उनके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं, अगर हम आलोचनाओं में देखें तो हम यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति को पढ़ेंगे। इनके साथ ही हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति के बारे में जानेंगे। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम नाटकों की बात करें तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से हमें यहाँ पे कितने नाटक पढ़ने हैं, तो इसमें पहला हमारा नाटक है क्या है, अंधेर नगरी, ठीक है। उसके बाद हमें चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, अंधायुग और कोणार्क, जो कि हमें विशेष रूप से इन सभी नाटकों को पढ़ना है। अब बात करते हैं गद्य की अन्य विधाएं। अब इन सब के बाद हमें और आगे क्या पढ़ना है इस इकाई में, तो इन सब के बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज एवं पत्र साहित्य का स्वरूप, और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका विकास हुआ, इन सभी गद्य विधाओं को पढ़ना है। तथा इनके जो प्रमुख रचनाकार हैं तो उनके विषय में भी हमें संक्षिप्त में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें अब संस्मरण या रेखाचित्र कौन कौन से आएंगे। तो महादेवी जी वर्मा का कौन सा संस्मरण है, पथ के साथी, जो कि एक रेखाचित्र भी है, और आज्ञे का है अरे आया बार रहेगा याद, ये क्या है, यात्रा वृत्तांत। तो इस इकाई में हम ये इतना ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम इकाई 8 की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र को। इसमें हम पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्य शास्त्र की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अलंकार। तो इसमें हम अलंकार के सिद्धांत को और अलंकारवादी कौन कौन से आचार्य हुए थे उनके विषय में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ क्या है, अलंकार के जो कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, ध्वनि सिद्धांत। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं और कौन ध्वनिवादी आचार्य हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, रीति सिद्धांत। तो इसमें भी वही पढ़ेंगे। इसमें रीति सिद्धांत के प्रवर्तक और रीतिवादी कौन कौन से आचार्य हैं, किस किसने रीति संबंधी अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है, वो देखेंगे। इसके बाद काव्य के गुण एवं दोष को देखेंगे, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक और औचित्य सिद्धांत के
विषय में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र या काव्य सिद्धांत की। तो इसमें मूलभूत रूप से प्लेटो का काव्य सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या देखते हैं हम, अरस्तु का अनुकरण एवं विरेचन का सिद्धांत। इसके बाद हम लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत व विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत और टी.एस. इलियट का परंपरा का सिद्धांत व निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब एवं प्रतीक, महाकाव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य का स्वरूप, इन विषय में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम इकाई 9 की। तो जो हमारी इकाई 9 है तो वो किससे संबंधित है, मूल रूप से ये मध्य प्रदेश के साहित्य से ही संबंधित है। इसमें क्या है, जो मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो उन सबको देखते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो इसमें पहला हमारा बिंदु क्या है, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, कि मध्य प्रदेश का साहित्य कैसा रहा उस विषय में चर्चा करेंगे। और यहाँ के प्रमुख रचनाकार कौन है तो इस विषय में जानेंगे। तो जो हमारे जो प्रमुख कवि हैं तो उसमें सबसे पहले कवि कौन आते हैं, हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इनकी जो कविताएं हैं जिन्हें हम अपने पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली कविता कौन सी आती है इनकी, कैदी और कोकिला। उसके बाद है बली पंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद हम सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ आदि को पढ़ेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात पर आंखें नहीं भरी को पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। श्री कृष्ण सरल की कविता मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार और शहीद को पढ़ेंगे। और जो हमारे अंतिम कवि हैं कौन है, मुक्तिबोध, तो उनकी कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं और ब्रह्मराक्षस को पढ़ेंगे। हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। तो इस बिंदु में क्या है, जो मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो इसमें कौन आते हैं, सबसे पहले शरद जोशी आते हैं, जिनके हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिनिधि व्यंग्यों को पढ़ेंगे। उसके बाद कौन है, रमेश चंद्र शाह। तो उनकी कौन सी रचना पढ़नी है हमें आगे, अकेला मेला, जो किस में लिखी है, डायरी विधा में लिखी गई है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं हुई हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे देती भी आ रही हैं, उनके विषय में जानकारी लेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमारी संस्था है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी कौन सी संस्था आ रही है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद्र सृजन पीठ और तुलसी अकादमी। तो इसमें हम इन सभी संस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। अब बात करें हम इकाई 10 की। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य रहा है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य और जन साहित्य यानी कि जनजातीय साहित्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला बिंदु है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से हमें बिंदु पढ़ने हैं। तो लोक साहित्य के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्णन साहित्य। इन्हीं सभी बिंदुओं को मिलाकर क्या बनता है हमारा लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, लोक कथाएं आ जाती हैं, हमारी लोकगीत आ जाते हैं, लोक गाथाएं आ जाती हैं और लोक नाट्य और कहावतें। अब हम दूसरा बिंदु देखें तो मध्य प्रदेश में जो मालवा साहित्य है, मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र का जो लोक साहित्य है, जो वहाँ पर जो प्रसिद्ध जो लोक कथाएं हैं, जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही उनकी रचनाओं को जानेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है, तो निमाड़ क्षेत्र में क्या लोक कथाएं थी, क्या लोक गाथाएं थी, क्या वहाँ के गीत थे, है ना, तो उनको जानेंगे। और उनके साथ ही क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख कवि जो थे वहाँ के लोक कवि और
उनकी रचनाएं। ऐसे ही हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी क्या है, वहाँ की जो प्रमुख लोक कथाएं, लोक गाथाएं रहीं, ठीक है, और लोकगीत रहे, तो उनके विषय में जानकारी लेंगे हम, यानी कि चर्चा करेंगे। उसके बाद वहाँ के जो प्रमुख जो कवि रहे थे उनके विषय में जानेंगे, साथ ही साथ उनका जो साहित्य है उनके विषय में भी क्या है, चर्चा करेंगे। अगला हमारा आता है बघेल क्षेत्र। तो बघेल क्षेत्र का जो लोक कवि रहे थे, ठीक है, जो लोक कवि रहे और वहाँ की जो लोक कथाएं रही, लोग, ठीक है, लोकगीत रहे, तो उनके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगले बिंदु पर आते हैं तो लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, यानी कि जो लोक कलाओं के, लोक साहित्य और जनजाति साहित्य को संरक्षण देने के लिए जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो संस्थाएं खोली हैं, ठीक है, तो उनके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। और अंत में हमारा कौन सा बिंदु है, जनजाति साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो इस बिंदु के अंतर्गत जो जनजातीय साहित्य है हमारा, उसको कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे उसे आगे बढ़ाना है, तो उस विषय में हम यहाँ जानेंगे। तो आज के सत्र में हमने क्या है, हिंदी के पाठ्यक्रम को डिस्कस किया है। आगे की क्लासेस में हम सारी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।